नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। दोस्तों बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सोशल सिक्योरिटी के बारे में। जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि सोशल सिक्योरिटी का वीडियो नहीं आया, तो सोशल सिक्योरिटी का आज हम वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम सोशल सिक्योरिटी में सामाजिक सुरक्षा में सारे कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैराथन वीडियो रहने वाला है और हम कोशिश कर रहे हैं इसको 1 से 1.5 घंटे में ये वीडियो पूरा खत्म करके आपको कंप्लीट सिलेबस की जानकारी दे दी जाए और क्विक रिवीजन करा दिया जाए, जिससे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकें। और पीडीएफ पाने के लिए आप हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर क्या है 7905407400 पर आप मैसेज करिए। यहाँ से आपको इसकी पीडीएफ साथ ही साथ में अन्य पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इसके साथ में हम मैराथन वीडियो आपकी ला रहे हैं। मैराथन वीडियो में जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का है, इकोनॉमी का है और अकाउंटिंग का है, इनके सभी के वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। साथ ही साथ में हमने लेबर इंडस्ट्रियल रिलेशन के भी वीडियो दे दिया है। तो कुल मिला के कुछ 10 वीडियो मैं प्रोवाइड करा चुका हूं जो कि आपके ईपीएफओ के सिलेबस से संबंधित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं सारे, आप यहां से क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आज के इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं, आज जो हमारा सेशन चलने वाला है इसमें हम सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा के बारे में बात करेंगे और यह बहुत ही डिटेल से और बहुत ही कम समय में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ में जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी सोशल से संबंधित समाज से संबंधित कुछ स्कीम्स हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो इस सेशन को अंत तक जरूर देखें। और जो साथी इस सेशन में नए हो और हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि आगे आने वाले लगातार सेशन आपको ईपीएफओ के मिलने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा के साथ आपको दिए जाएंगे। आपका क्विक रिवीजन कराया जाएगा और रिवीजन के साथ ही साथ में आपको एमसीक्यूज कराए जाएंगे। तो साथ ही साथ में अगर आपको कोई भी मॉक टेस्ट देना है तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप पर, आपको यहाँ से मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए सोशल सिक्योरिटी के बारे में देखते हैं कि क्या है। तो सोशल सिक्योरिटी क्या होता है कि ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सरकार को या संगठन को निधि या प्रणाली की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो ये जो सोशल सिक्योरिटी है इसके परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। तो कैसी प्रक्रिया होती है, निधि या प्रणाली की आवश्यकता होती है संगठन को या सरकार को, और इसका उपयोग लोगों की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किया जा सके, ऐसी एक प्रक्रिया होती है। अर्थात आप कह सकते हैं जो काम करने में किसी कारण असमर्थ हैं, व्यक्तिगत कल्याण भी इसमें शामिल हो सकता है। जो भी व्यक्ति काम करने के कारण असमर्थ है तो उनके लिए कोई भी सहायता की प्रक्रिया है या फिर कोई भी ऐसे नियम है या कोई भी ऐसी संगठन है या कोई भी ऐसी प्रणाली है, तो उनकी सहायता जो काम करने में किसी कारण से असमर्थ हैं तो उनके लिए कोई अगर ऐसी प्रक्रिया या प्रणाली चलाई जा रही है तो वो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आती है। मान लीजिए आपने देखा होगा कई एनजीओ वगैरह चलते हैं और कई चीज़ें चलती है ऐसी, तो वो सामाजिक सुधार को लेकर आती हैं। अब क्या है, सामाजिक सुरक्षा की अगर हम बात करें तो काम करने में किसी कारण असमर्थ है या व्यक्तिगत कल्याण भी इसमें शामिल हो जाता है, और यह सरकार या संगठन को निधि या प्रणाली की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग कैसे किया जाता है, लोगों की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य होता है क्षतिपूर्ति के दौरान आय की सुरक्षा सुनिश्चित करना, बीमारी के बाद पुनः पहले जैसी स्थिति की भी स्थापना करना, ये इसके उद्देश्य माने जाते हैं। बीमारी और बेरोजगारी या अन्य आय अवरोध से उत्पादन क्षमता में होने वाले नुकसान को रोकना। अब देखिए सामाजिक सुरक्षा में क्या है, सामाजिक सुरक्षा में मैंने पहले ही आपको बताया कि यह क्या है, यह आर्थिक सहायता है, इकोनॉमिक हेल्प है। आर्थिक सहायता है जो मैंने पहले बताया था आपको, क्या है, आर्थिक सहायता है। तो आर्थिक इकोनॉमिक हेल्प है, तो इकोनॉमिक हेल्प के तहत मैंने आपको बताया था। तो इसमें आपको सबसे पहला उद्देश्य क्या नजर आना चाहिए, तो इसमें नजर आना चाहिए आय की सुरक्षा। तो इनकम की बात हो रही है, यहाँ पर इनकम की बात हो रही है, आय की सुरक्षा ये किसमें आएगा, सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत आएगा। बीमारी के बाद पुनः पहले जैसी स्थिति, अगर आप मान लीजिए कोई बीमार हो गया है, अब बीमार के बाद में वो मान लीजिए कहीं काम पे नहीं जा रहा है, तो काम पे ना जाने की वजह से उसको कुछ ना कुछ रुपए की जरूरत पड़ेगी, और काम पे नहीं जा रहा है तो रुपए तो ऐसे तो मिलेंगे नहीं। जब वो काम पे नहीं जा रहा है तो उसको मतलब कुछ ना कुछ स्कीम के तहत कुछ ना कुछ लाभ दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि आयुष्मान कार्ड बनते हैं तो उसमें इलाज वगैरह फ्री में होता है। तो ऐसी स्थिति में ये सब क्या है, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है। लास्ट में जब हम स्कीम पढ़ेंगे तो इन सभी स्कीम्स के बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे और काफ़ी जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वही स्कीम के बारे में लेकर आए। और साथ ही साथ में जो सोशल सिक्योरिटी का ये जो हमारा सेशन रहने वाला है, इस सेशन में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लोग मॉक टेस्ट करा रहे हैं तो उनमें जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं
हैं तो उनसे संबंधित ही मैंने डिस्कस किया है, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर यहीं पे उद्देश्य के तीसरे नंबर की बात करें तो बीमारी और बेरोजगारी या अन्य आय अवरोध से उत्पादन क्षमता में होने वाले नुकसान को रोकना ही इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। सामाजिक सुरक्षा की पद्धति की बात करें तो सामाजिक बीमा आता है। तो बीमाकृत व्यक्तियों की बेरोजगारी, दुर्घटना, बीमारी, प्रसूति या मृत्यु में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। आप एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी भविष्य निधि एवं पेंशन योजना। ये दो योजनाएं हैं, आप इनको एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते हैं। मतलब सामाजिक बीमा क्या होता है, सामाजिक सुरक्षा की पद्धति में जो नंबर 1 पर आता है सामाजिक बीमा, और नंबर 1 पर सामाजिक बीमा आता है। इसके बाद में क्या आता है, सामाजिक सेवा आती है। तो सामाजिक सेवाओं में क्या आ जाता है, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं आ जाती हैं, समाज से वंचित समूहों का पुनर्वास आ जाता है। इसके बाद में जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और सोशल सिक्योरिटी, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में भारत में सामाजिक सुरक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ, किस तरीके से शाही श्रम आयोग आया, कानपुर श्रमिक जांच समिति 1937 में आई। इसके बाद में बिहार श्रमिक जांच समिति 1938 में आई थी, और जिसके अध्यक्ष कौन रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। इसके बाद में प्रोफेसर अदारकर की रिपोर्ट तथा स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था। इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और भविष्य निधि पेंशन योजना का विकास की बात करें तो भविष्य निधि एवं पेंशन योजना, इसका विकास कब हुआ था, सर्वप्रथम वर्ष 1925 में यह लागू की गई थी। और कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में, कर्मचारी भविष्य निधि योजना कब लागू की गई थी, 1952 में। तो इन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा पद्धति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सामाजिक सुरक्षा पद्धति में जो सबसे नंबर 1 पर आ रहा है सामाजिक बीमा। सामाजिक बीमा में क्या आता है कि बीमाकृत व्यक्तियों की बेरोजगारी, दुर्घटना, बीमारी, प्रसूति आपको पता होगा। इसके बाद में या मृत्यु में आर्थिक सुरक्षा, और इसके बाद में कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी भविष्य निधि एवं पेंशन योजना, ये इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इसके बाद में मैंने अगला बताया था सामाजिक सहायता के बारे में। तो सामाजिक सहायता में एक प्रकार की आर्थिक सहायता होती है। राशि पूर्णतः राज्य द्वारा निर्धारित स्रोत से आती है। राज्य द्वारा, राज्य यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राज्य कोई स्टेट हो सकता है, या फिर राज्य यहाँ पर राज्य क्या है, नेशन हो सकता है, कोई भी एक नेशन हो सकता है। नेशन द्वारा, राष्ट्र द्वारा आती है, राज्य द्वारा निर्धारित स्रोत से आती है। कोई संस्था हो सकती है, यहाँ पर राज्य का मतलब कोई संस्था हो सकती है। अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में वृद्धावस्था सहायता, नेत्रहीनों की सहायता, निर्धन की सहायता, ये सभी इसके एग्जाम्पल आ सकते हैं। अगर सामाजिक सेवा की बात करें तो सामाजिक सेवा में क्या आता है, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं आ जाती हैं, समाज से वंचित समूहों का पुनर्वास आ जाता है। तो ये सभी सामाजिक सेवाओं में आ जाता है। यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें डिस्कस की। क्या क्या 3 चीज़ें हैं, सामाजिक बीमा, सामाजिक सहायता और सामाजिक सेवा। इसको आप सभी लोग याद करते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में आप सारी चीज़ें याद कर लें। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सोशल सिक्योरिटी की परिभाषा के तौर पर बताया कि क्या है, यह एक आर्थिक सहायता प्रदान करने का एक तरीका है। आर्थिक सहायता इसमें प्रदान की जाती है। अब किन्हें की जाती है, जो काम करने में किसी कारण असमर्थ हो या व्यक्तिगत कल्याण के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है, जैसे ही आपको पता चले कि इसका उद्देश्य क्या, तुरंत आपको याद आना चाहिए कि उद्देश्य क्या है, क्षतिपूर्ति के दौरान आय की सुरक्षा में सुनिश्चित करना, बीमारी के बाद पुनः पहले जैसी स्थिति को स्थापना करना, इसके बाद में बीमारी, बेरोजगारी या अन्य आय से अवरोध, उत्पादन क्षमता में होने वाले नुकसान को रोकना, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। अगर हम सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो सामाजिक सुरक्षा में आपको 3 फैक्टर याद आने चाहिए। 3 फैक्टर कौन कौन से, सामाजिक बीमा, सामाजिक सहायता, सामाजिक सेवा। सामाजिक बीमा के एग्जाम्पल की बात करी जाए तो क्या है, कर्मचारी राज्य बीमा आयोग योजना या फिर कर्मचारी भविष्य निधि एवं पेंशन योजनाएं। और साथ ही साथ में सामाजिक सहायता की बात की जाए तो सामाजिक सहायता में वृद्धावस्था सहायता, नेत्रहीनों की सहायता और निर्धनों की सहायता। और सामाजिक सेवा की बात की जाए तो निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, समाज से वंचित समूहों का पुनर्वास, ये सभी किसमें आ जाते हैं, ये सभी आ जाते हैं इसमें। किसमें आ जाते हैं मेरे प्यारे भाई, सामाजिक सुरक्षा की पद्धति में आ जाते हैं। अब ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए और सोशल सिक्योरिटी की बात की जाए तो ILO ने क्या किया था, ILO ने फिलाडेल्फिया ने एक डिक्लेरेशन 1944 में एक मतलब घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें सामाजिक सुरक्षा को एक बुनियादी मानव अधिकार में स्थापित किया है। कि इसमें ILO ने जो फिलाडेल्फिया जो डिक्लेरेशन है 1944 में इसको लागू किया गया था, तो इसमें एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में सामाजिक सुरक्षा को स्थापित किया गया था। और साथ ही इसमें इसके विभिन्न सम्मेलन हुए और सुधार होते गए। इसके विभिन्न सम्मेलन हुए, साथ ही साथ में इसमें सुधार भी होते रहे। अब विभिन्न सम्मेलन में कौन कौन से आते हैं, तो सम्मेलन देखिए इंपॉर्टेंट सम्मेलन, सामाजिक सुरक्षा न्यूनतम मानक सम्मेलन 1952 में हुआ, उपचार की समानता सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन 1962 में हुआ, रोजगार क्षति लाभ सम्मेलन
सम्मेलन 1964 में हुआ। आसक्त वृद्ध अवस्था उत्तरजीविता लाभ सम्मेलन 1967 में हुआ। मेरे प्यारे भाई इसको आप याद करिए, 1967 में हुआ। इसके बाद में चिकित्सा मामले और बीमारी लाभ सम्मेलन 1969 में हुआ। तो ये कुछ 5 सम्मेलन है, तो इनको आप याद रखिए। सामाजिक सुरक्षा न्यूनतम मानक सम्मेलन 1952, उपचार की समानता सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन 1962, रोजगार क्षति लाभ सम्मेलन 1964, आसक्त वृद्ध अवस्था उत्तरजीविता लाभ सम्मेलन 1967, चिकित्सा मामले और बीमारी लाभ सम्मेलन 1969 में हुआ। इसके बाद में बात करते हैं भारत में सामाजिक सुरक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ। जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि विकास इसका किस प्रकार से हुआ, इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ। चलिए डेवलपमेंट को हम देखते हैं किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले देश का प्रथम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 आया। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा क्या आया था, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 आया। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप हमारे पीडीएफ के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7905407400 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 आसक्तता तथा मृत्यु की स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए अधिनियम लाया गया था। किसके लिए लाया गया था, आसक्तता तथा मृत्यु की स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए अधिनियम लाया गया था। अगर शाही श्रम आयोग की बात करें, इसके बाद क्या आया 1923 में, क्या आ गया था, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम आ गया था। चलिए एक बार हम इसको पढ़ लेते, बाद में आपको रिवाइज कराएंगे। शाही श्रम आयोग 1929 में आया। इसमें बीमारी की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने, स्वास्थ्य बीमा योजना, बेरोजगारी बीमा, वृद्धावस्था पेंशन की अनुशंसा आदि चीजों के बारे में बात की गई थी। इसके बाद में कानपुर श्रमिक जांच समिति 1937 में आई। देखिए सबसे पहले क्या आया था, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। इसके बाद क्या आया, शाही श्रम आयोग 1929। देखिए बिल्कुल सिक्वेंसली चल रहे हैं हम सारी चीजें। कानपुर श्रमिक जांच समिति 1937, बिहार श्रमिक जांच समिति 1938, बिहार श्रमिक जांच समिति 1938। इसके हिसाब से हम राज्य स्टार्टिंग से मतलब सिक्वेंसली चल रहे हैं, तो आप चीजें याद करने में आपको आसानी रहेगी। इसके बाद में कानपुर श्रमिक जांच समिति 1937 के बारे में बात करें तो ये सभी ऊपर में जो चीज़ें हैं ये दी गई, बीमारी की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने, स्वास्थ्य बीमा योजना, बेरोजगारी बीमा, वृद्धावस्था पेंशन की अनुशंसा, इन सभी के बारे में भी इसमें बात की गई। साथ ही साथ में इन सभी के लिए भविष्य निधि योजना का भी सुझाव दिया गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर क्वेश्चन क्या पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बीमारी की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने, स्वास्थ्य बीमा योजना, बेरोजगारी बीमा योजना, वृद्धावस्था पेंशन की अनुशंसा के लिए कौन सा आयोग गठन किया गया था, किस आयोग का गठन किया गया था। इसमें आप पूछ लिया जाएगा शाही श्रम आयोग 1929 के अनुसार निम्न कथन में से कौन से कथन सत्य हैं, असत्य हैं, ऐसे पूछ लिया जाएगा और ये स्टेटमेंट में आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर जहां पर भी भविष्य निधि योजना सुझाव की बात की जाए, जहां पर भी किसकी भविष्य निधि की बात कर दी जाए तो वो क्या आ जाएगा, कानपुर आ जाएगा। कानपुर काहे के लिए फेमस है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। तो ये आपको स्टैटिक जीके, हाँ अगर आपको एक विशेष जानकारी देनी है, आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि आपके लिए स्टैटिक जीके का एक बैच स्टार्ट किया जाए जिसमें कंप्लीट स्टैटिक जीके आपको पढ़ाई जाए। कंप्लीट स्टैटिक जीके का मतलब है पूरा कंप्लीट टू कंप्लीट स्टैटिक, यहां पर जीरो से लेकर हीरो तक स्टैटिक जीके आपके लिए लेकर आई जाए। कौन कौन इसके लिए सहमति प्रदान करते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए किस किस को ये स्टैटिक जीके का पूरा कंप्लीट बैच चाहिए। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये बिल्कुल फ्री रहेगा स्टैटिक जीके का पोर्शन। तो स्टैटिक जीके हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर जीरो से लेकर एंड हीरो तक पूरा कंप्लीट बैच लेकर आएंगे आपके सामने, जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा। और सभी एग्जाम में जो भी आपके आने वाले एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए ये बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। यहाँ पर बात करते हैं कानपुर श्रमिक जांच समिति की 1937 में जिसका गठन हुआ था। तो इसमें ऊपर के सभी योजनाओं के साथ साथ में भविष्य निधि योजना का भी सुझाव दे दिया गया था। अब यहीं पर अगर बात करें बिहार श्रमिक जांच समिति 1938 में जिसकी स्थापना हुई थी, अध्यक्ष इसमें पूछ लिए जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष रहे थे। और बीमारी बीमा योजना का सुझाव दिया गया था। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया था, भविष्य निधि, यानी भविष्य निधि जो प्रोविडेंट फंड पीएफ होता है, इसकी बात कर दी गई, भविष्य निधि की बात कर दी गई है। लेकिन इसमें क्या कर दिया, बीमारी बीमा योजना की बात कर दी गई है यहाँ पर बिहार में। अब कैसे याद रखनी है, कानपुर में लोग सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं कानपुर की भाषा में, भाई हमको आगे के लिए बहुत ज़्यादा रुपए बचाने हैं और बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा आगे तक जाना है, ये सोच रहे हैं। लेकिन बिहार श्रमिक जांच समिति 1938 हुई, तो इसमें क्या है, बिहार में तो इसमें बीमारी को लेकर बात की गई कि अगर आगे जाना तो साथ ही साथ में बीमारी को भी, तो बीमारी से भी तो लड़ना पड़ेगा। तो बिहार भैया ने ये ऑर्डर दिया कि मतलब बिहार भैया ने ये सुझाव दिया कि क्यों ना अब बीमारी से संबंधित बीमा की योजना भी स्टार्ट कर दिया, जिससे हम अगर लास्ट में बाद में कहीं बीमार पड़ते हैं तो उन रुपयों से जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, जिनके थ्रू बीमा जा रहा है, तो उनके थ्रू मैं अपनी बीमारी का इलाज करवा सकूं। तो ये किसने, बिहार श्रमिक जांच समिति ने ये सुझाव दिया था बीमारी बीमा योजना का। इसके बाद में चलिए एक बार रिवीजन कराते हैं।
रिवीजन देखिए बहुत जरूरी है रिवीजन, क्योंकि हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि इसी वीडियो के अंतर्गत पूरा आपको कंप्लीट करा दिया जाए। तो जो देश का प्रथम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है वो कौन सा था, आपको बताना होगा कमेंट में। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। याद हुआ या नहीं हुआ, दोबारा से रिपीट करिए। पहला सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। पहला सुरक्षा कार्यक्रम कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। और एक किसके लिए था, अशक्तता तथा मृत्यु की स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए था। किसकी कैसी क्षतिपूर्ति पूरी करता था, अशक्तता तथा मृत्यु की स्थिति में यह क्षतिपूर्ति पूरी करता था। इसके बाद में शाही श्रम आयोग का गठन हुआ। कब हुआ मेरे प्यारे भाई, कमेंट में छाप दीजिए। 1929 में हुआ शाही श्रम आयोग का गठन। किसकी बात की गई थी, बीमारी की स्थिति में सुरक्षा की बात की गई, प्रदान करने की बात की गई, साथ ही में स्वास्थ्य बीमा की बात की गई। इसके बाद में बेरोजगारी बीमा की बात की गई, वृद्धावस्था पेंशन की अनुशंसा की गई। और इसके बाद में कानपुर श्रमिक जांच समिति कब आई, 1937 में। शाही श्रम कब आया, 1929। ठीक इसके 8 साल बाद कौन सा आया, कानपुर श्रमिक जांच समिति आई। और ठीक इसके 1 साल बाद बिहार श्रमिक जांच समिति आई। कब आई, 1938 में। कानपुर श्रमिक जांच समिति में क्या हुआ था, भविष्य निधि योजना का सुझाव दिया गया था। बिहार श्रमिक जांच समिति में क्या हुआ था, बीमारी बीमा योजना का सुझाव दिया गया था। इसके बाद अब बात करते हैं प्रोफेसर आदारकर की रिपोर्ट तथा स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ। स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत वैसे श्रमिकों को रखा गया है। किसको रखा गया, वैसे तो श्रमिकों को रखा गया है जिसकी मजदूरी 200 रुपये प्रतिमाह और अधिकतम 60 वर्ष थी। अधिकतम आयु कितनी थी, 60 वर्ष थी। इसके बाद में प्रसूति बीमा का सुझाव भी इसमें दिया गया था। इसमें क्या दिया गया था, प्रसूति बीमा का सुझाव भी दिया गया था। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इसको नोट करिए। इसको कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कब आया, 1948 में पारित किया गया, जिसके अंतर्गत बीमारी हित लाभ, प्रसूति हित लाभ, आसक्तता हित लाभ, आश्रित हित लाभ और चिकित्सा हित लाभ इत्यादि उपलब्ध हैं। ये सभी उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है चीज़ आपको याद रखनी होगी, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में पारित किया गया था। और इसके अंतर्गत बीमारी हित लाभ, प्रसूति हित लाभ और आसक्तता हित लाभ, आश्रित हित लाभ, चिकित्सा हित लाभ आदि इत्यादि सभी उपलब्ध हैं। भविष्य निधि एवं पेंशन योजनाओं के विकास के बारे में चर्चा करते हैं। तो भविष्य निधि देश में सर्वप्रथम इंपॉर्टेंट है, देखिए देश में सर्वप्रथम 1935 में भविष्य निधि अधिनियम पारित हुआ। कब पारित हुआ, 1925 में, सॉरी 1925 में, 35 नहीं 25 में, 1925 में सर्वप्रथम क्या हुआ, देश में सर्वप्रथम भविष्य निधि अधिनियम पारित हुआ 1925 में। और कर्मचारी भविष्य निधि योजना कब आई, कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में आई। कर्मचारी निक्षेप संबंधी सहबद्ध योजना बीमा योजना कब आई, 1976 में आई। कर्मचारी परिवार पेंशन योजना कब आई, 1971 में आई। और कर्मचारी पेंशन योजना वर्ष 1995 में आई है। आपको कैसे याद करना होगा, कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971, कर्मचारी पेंशन योजना 1995। ये लगातार सिक्वेंसली दी गई हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम 1925 में भविष्य निधि अधिनियम पारित हुआ। इसके अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना आई, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना आई, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना आई, कर्मचारी पेंशन योजना आई। तो ये 4 प्रमुख योजनाएं इसके अंतर्गत आई। इसके बाद में आगे देखते हैं प्रसूति हित लाभ योजनाओं का विकास कैसे हुआ, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रसूति हित लाभ की सुविधा देने वाला राज्य जो सबसे पहला राज्य है कौन है, मुंबई था, जिसमें बम्बई प्रसूति हित लाभ अधिनियम, बम्बई प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1929 लागू किया गया। क्या लागू किया गया था, सबसे पहला राज्य क्या है, मुंबई है। और कौन सा, मुंबई राज्य नहीं, सॉरी बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया। देखिए मुंबई नहीं राज्य, यहाँ पर राज्य क्या है, राज्य की बात की सबसे पहला राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में अगर बात की जाए राज्य की तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के मुंबई था सबसे पहला, जिसमें बम्बई प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1929 लागू किया गया था। केंद्रीय प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961 इसके अंतर्गत आता है। कौन सा आता है, सेंट्रल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। अब देखिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा उतनी देर से, बहुत टाइम हो गया है, लगभग 20 मिनट होने जा रहे हैं। तो 20 मिनट में आपने सुना होगा कि प्रसूति शब्द कई बार आया है। आखिर ये प्रसूति शब्द का अर्थ है क्या, प्रसूति शब्द आखिर कहाँ से आया, ये सब क्या चीज़ें हैं प्रसूति शब्द, तो इसके बारे में देखते हैं। तो प्रसूति शब्द का मतलब होता है मैटरनिटी, मतलब रिलीफ होता है। जो मैटरनिटी आपने देखा होगा कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनसे संबंधित होता है। बस आप इतना ही समझिए, आप समझ गए होंगे, काफ़ी समझदार लोग हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो बायो के हैं, वो अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैटरनिटी का मतलब क्या होता है, गर्भवती महिलाओं से संबंधित होता है। तो केंद्रीय प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत आया है।
इसके बाद में उपादान योजनाएं के बारे में बात करें तो उपादान योजना 1971 में भारतीय श्रम सम्मेलन में सुझाव दिया गया, जिसे देखते हुए उपादान भुगतान अधिनियम 1972 लाया गया। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 लाया गया। उपादान भुगतान अधिनियम 1972 लाया गया। कब लाया गया? उपादान अधिनियम 1972 में। और यह उपादान योजना 1971 में भारतीय श्रम सम्मेलन में सुझाव दिया गया था। कहाँ दिया गया था? 1971 में जो भारत का श्रम सम्मेलन हुआ था, भारतीय श्रम सम्मेलन हुआ था, उसमें सुझाव दिया गया। और उसी सुझाव को देखते हुए यह पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट आया 1972 में। इसके बाद में बेरोजगारी विरुद्ध संरक्षण क्या है? बेरोजगारी विरुद्ध संरक्षण राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना इसके अंतर्गत आती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 इसके अंतर्गत आता है, जिसे मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। मनरेगा वो होता है, लेकिन मनरेगा प्यार से कह देते हैं, क्योंकि हमारे गाँव में एक बात कही जाती है, किसी को प्यार से बुलाओ तो वो जल्दी याद होता है, जल्दी याद। इसी तरीके से अगर आप प्यार से याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सोशल सिक्योरिटी को लेकर दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है कुछ, तो आप इनको देख लीजिएगा। डीपीएसपी अगर आपको सारे पता है तो जब हम काम पॉलिटी का सेशन हुआ है तो पॉलिटी के सेशन में मैंने डीपीएसपी के बारे में आपको बताया। तो डीपीएसपी में आपको इंपॉर्टेंट जो भी लग रहा है तो डीपीएसपी में आपको देखना होगा। डीपीएसपी में आर्टिकल 38 हो गया, 39 ए हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया, 43 हो गया, 43 ए हो गया, 38 क्लॉज 2, 38 क्लॉज ए और 39 क्लॉज 39 क्लॉज बी, 39 क्लॉज डी। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। तो 39 ए में क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता इसमें दी गई है। इसके बाद 30 क्लॉज 2 में क्या है? 38 क्लॉज 2 में आय में असमानता को कम करना। इसके बाद 39 क्लॉज डी में क्या है? समान काम को समान वेतन, ये इसमें बात की गई है। अगर यहीं पर बात करें आर्टिकल 38 की, आर्टिकल 38 की बात करें तो आर्टिकल 38 में क्या है? 41 में क्या है? ये आप कंफ्यूज हो रहे हो, चलिए हम इसको बताते हैं। तो 38 में देखिए क्या है। सबसे पहले अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी में 36 से 51 तक बात की गई है। अगर हम 38 की बात करें तो लोक कल्याण की बात की गई है। 38 में किसकी बात की गई है? लोक कल्याण की बात की गई है। और 41 में किसकी बात की गई है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता की बात की गई है। और 42 में किसकी बात की गई है? मनोचित दिशा में बात की गई है। इसके बाद में 43 में निर्वाह योग मजदूरी की बात की गई है। और 43A में क्या कहा गया है? 43A में कहा गया है कि जो भी कामगार हैं उनकी जो भी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में कामगारों की साझेदारी की बात की गई है। अगर यहीं पर 44 की बात करें तो 44 में समान सिविल संहिता की बात की गई है। 45 में 6 साल से कम बच्चे को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, इसकी बात की गई है। 46 में किसकी बात की गई है? SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण की बात की गई है। 47 में किसकी बात की गई है? पोषाहार उपलब्ध कराना, नशीली एवं मादक पदार्थों पर रोक लगाना, इसकी बात की गई है। 48 में किसकी बात की गई? कृषि एवं पशुपालन की बात की गई है। 48 ए में किसकी बात की गई है? 48 ए में बात की गई पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा करना। और यह कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत यह जोड़ा गया था। 49 की बात करें तो राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करना, ये 49 में बात की गई है। 50 की बात करें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, ये 50 की बात की गई है। और 51 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसकी बात की गई है? अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, 51 में बात की गई है। तो ये सभी आर्टिकल डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, जो मैंने बता दिए हैं आपको सभी। हालांकि यहाँ पर जितने दिए गए वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने आपको सभी आर्टिकल के बारे में डिटेल से बताया। 36 से लेकर 51 तक सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। इसके बाद में अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो हमारे पास कितनी लिस्ट होती है मेरे प्यारे भाई? आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास कितनी लिस्ट होती हैं। जो अनुसूचियाँ दी हैं, अनुसूचियों में जो लिस्ट दी हैं उनमें 3 लिस्ट के बारे में चर्चा की गई है। एक सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। सेंट्रल केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 लिस्ट के बारे में बात की गई है। इसमें से अगर स्टेट लिस्ट की बात करें तो आइटम नंबर 09 अक्षम और बेरोजगार को राहत देना है, इसकी बात की गई है। इसके बाद में कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो आइटम नंबर 23 में किसकी बात की गई है? 7वीं अनुसूची सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, रोजगार एवं बेरोजगार की बात की गई है। आइटम नंबर 24 में देखें तो काम की शर्तें, भविष्य निधि, नियोक्ताओं के दायित्व, मातृत्व लाभ पेंशन योजना की बात की गई है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो सोशल सिक्योरिटी को लेकर बात की गई है। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं ईपीएफओ के बारे में बात करेंगे। ईपीएफओ आखिर है क्या? आप जिस चीज़ का एग्जाम देने जा रहे हैं आखिर यह क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसको हम चर्चा करने से पहले हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। रिवीजन कहाँ से करते हैं? रिवीजन स्टार्ट करते हैं भविष्य निधि एवं पेंशन योजना का विकास से। यहाँ से करते हैं या फिर पहले से करते हैं? चलिए पहले से देख लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं जल्दी से जल्दी। तो सोशल सिक्योरिटी किसके बारे में बताता है? आर्थिक सहायता प्रदान करता है। सोशल सिक्योरिटी किसके बारे में बताता है? आर्थिक
आर्थिक सहायता प्रदान करता है, आर्थिक सहायता सोशल सिक्योरिटी बताता है। उद्देश्य क्या है? आय की सुरक्षा, बीमारी के बाद पुनः पहले जैसी स्थिति, बीमारी, बेरोजगारी या अन्य आय के अवरोध में उत्पादन क्षमता होने वाले नुकसान को रोकना। सामाजिक सुरक्षा में 3 चीजों के बारे में बात की गई। सामाजिक सुरक्षा पद्धति में कितनी चीजों के बारे में बात की गई? 3 चीजों के बारे में। कौन कौन सी? सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता और सामाजिक सेवा, 3 चीजों के बारे में बात की गई है। सामाजिक बीमा की बात करें तो कर्मचारी राज्य बीमा पेंशन योजना, कर्मचारी भविष्य निधि एवं पेंशन योजना के अंतर्गत आ जाता है। इसके अंतर्गत सामाजिक सहायता की बात करें दूसरे नंबर की सामाजिक सहायता की बात करें तो दूसरे नंबर में सामाजिक सहायता में वृद्धावस्था सहायता, नेत्रहीनों की सहायता और निर्धनों की सहायता की बात आ जाती है। सामाजिक सेवा में तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर में आ जाता है निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, समाज से वंचित समूह को पुनर्वास। इसके बाद में अगर आईएलओ और सोशल सिक्योरिटी की बात करें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और सामाजिक सुरक्षा की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो आईएलओ में जो फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन हुआ था 1944 में, इसमें सामाजिक सुरक्षा को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। क्वेश्चन यहां से फंस सकता है, कौन से आईएलओ के डिक्लेरेशन में, किस आईएलओ के डिक्लेरेशन ने सामाजिक सुरक्षा को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में स्थापित किया है? तो फिलाडेल्फिया के डिक्लेरेशन 1944 के डिक्लेरेशन में। और इसमें कुछ सम्मेलन हुए थे, प्रमुख सम्मेलन सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन 1952, उपचार की समानता सम्मेलन 1962, रोजगार क्षति लाभ सम्मेलन 1964, आसक्त और वृद्ध अवस्था और उत्तरजीविता लाभ सम्मेलन 1967, चिकित्सा मामले और बीमारी लाभ सम्मेलन 1969 और भी बहुत ऐसे सम्मेलन हुए थे। फिलहाल में हम ये 5 इंपॉर्टेंट सम्मेलन हैं जो आपको याद रखने होंगे। इसके बाद में भारत में सामाजिक सुरक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ? सबसे पहले कौन सा कार्यक्रम आया था? कर्मकार क्षतिपूर्ति कार्यक्रम। नंबर 1 पर क्या आया था? कर्मकार क्षतिपूर्ति कार्यक्रम कब आया था? 1923 में। इसके बाद में ठीक 6 साल बाद शाही श्रम आयोग आया। शाही श्रम आयोग कब आया? 1929 में आया। 1929 में शाही श्रम आयोग ने किसकी बात की थी? बीमारी की स्थिति में सुरक्षा का प्रदान करने की बात की, स्वास्थ्य बीमा की बात की, बेरोजगारी बीमा की बात की, वृद्धावस्था पेंशन की अनुशंसा की। इसके बाद में कानपुर श्रमिक आयोग आया, कानपुर श्रमिक जांच समिति आई 1937 में। कब आई? 1937 में। 1937 में कानपुर श्रमिक जांच समिति आई और इसने ऊपर जो भी शाही श्रम आयोग में बात की उन सभी की बात के लिए भविष्य निधि योजना का सुझाव दिया। कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए भविष्य निधि योजना का सुझाव किसने दिया? कानपुर श्रमिक जांच समिति ने दिया। इसके बाद में चौथे नंबर पर कौन आया? बिहार श्रमिक जांच समिति आई। कब आई? 1938 में। 1938 में बिहार जांच समिति आई। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बीमारी बीमा योजना का सुझाव दिया। इसके बाद में क्या आया? प्रोफेसर आधारकर की रिपोर्ट आई और इसमें प्रसूति बीमा का सुझाव दिया गया और साथ ही साथ में कहा गया कि यह वैसे उन श्रमिकों के लिए है जिनका जो 200 रुपये प्रति माह और अधिकतम 60 वर्ष की आयु जिनकी है उनके लिए ये है। और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 भी इसी के तहत पारित किया गया। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 इसी के तहत पारित किया गया। सबसे पहले कौन सा है? कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, शाही श्रम आयोग 1929, कानपुर श्रमिक जांच समिति 1937, बिहार श्रमिक जांच समिति 1938, प्रोफेसर आधारकर की रिपोर्ट तथा स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ हुआ और साथ ही साथ में 1938 में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम भी आया। इसके बाद में भविष्य निधि एवं पेंशन योजना का विकास हुआ और इसमें 1925 में भविष्य निधि अधिनियम पारित हुआ। इसके तहत में कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971, कर्मचारी पेंशन योजना वर्ष 1995 लागू किया गया है। और प्रसूति हित लाभ योजना का भी विकास हुआ और इसके साथ ही साथ में कहां पर विकास हुआ? मुंबई में भी सबसे पहले विकास हुआ और इसमें बंबई प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1929 लागू किया गया और इसी के तहत केंद्रीय प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961 भी जारी किया गया है। और उपादान योजना इसके बाद में आई। 1971 में भारतीय श्रम सम्मेलन हुआ और उसी श्रम सम्मेलन के दौरान उसी को देखते हुए, उसी के सुझाव को देखते हुए उपादान भुगतान अधिनियम 1972 लाया गया, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 लाया गया। इसके बाद में बेरोजगारी के विरुद्ध संरक्षण लाया गया, उसमें राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना आई और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 आया। इसके बाद में मैंने जो ये पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इसके बारे में जो भारतीय संविधान में क्या क्या अधिनियम दिए गए उनके बारे में बात की गई है। चलिए अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं। ये मैंने रिवीजन कर लिया। आई होप आपको सभी को जितनी चीज़ें मैंने अभी बताई अभी तक, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, पक्का आ सकता है क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, तो आप उन सभी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करिएगा। हालांकि मैंने आपको वीडियो में ही रिवाइज करा दिया, अच्छे से याद करवा दिया है, मैंने तो याद करवा दिया है, बाकी आपका काम है आप एक बार और अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा और आप पूरा पेपर करके आएंगे। यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ के नहीं आएंगे, गारंटी है मेरी। इसके बाद में अगला देखिए क्या है, अगला टॉपिक आता है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के बारे में पढ़ते हैं तो यह एक सामाजिक सुरक्षा संगठन है। क्या है? सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत अस्तित्व में आया। किसके सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। यह एक सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत अस्तित्व में आया। किसके अंतर्गत आया था? कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम 1952 के तहत अंतर्गत अस्तित्व में आया था। इसके बाद में अगर बात की जाए तो कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, कर्मचारी पेंशन योजना 1995, कर्मचारी डीओपी टू लिंक्ड बीमा योजना 1976, डीओपी टू लिंक्ड बीमा योजना 1976 इसी के तहत लागू की गई। और इसके तहत इसी के अंतर्गत गीग श्रमिक, प्लेटफॉर्म श्रमिक और असंगठित श्रमिक आते हैं। अब गीग श्रमिक क्या होता है? जिसे हम फ्रीलांसर कहते हैं। कर्मचारी नियोक्ता का संबंध बाहर से, मतलब जो कर्मचारी नियोक्ता है ये संबंध है इनका बाहर से, संबंध से बाहर है। कर्मचारी नियोक्ता का संबंध इनसे आपस में बाहर होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? गीग श्रमिक कहते हैं। प्लेटफॉर्म श्रमिक कहते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हैं, पैसा कमाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म श्रमिक कहते हैं। असंगठित श्रमिक किन्हें कहते हैं? गृह आधारित पर स्वनियोजित, गृह आधारित पर स्वनियोजित जो होते हैं वो असंगठित श्रमिक के अंतर्गत आते हैं। गीग श्रमिक किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह कर्मचारी नियोक्ता संबंध से जो बाहर होते हैं वो गीग श्रमिक कहलाते हैं, फ्रीलांसर होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019, यहाँ देखिए करेंट अपडेट मैंने ले ली है तो करेंट अपडेट में देखते हैं सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019। इस संहिता में कुल 9 सामाजिक सुरक्षा कानून को प्रतिस्थापित किया गया है। 9 सामाजिक सुरक्षा कानून कौन कौन से हैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, उपादान संदाय अधिनियम 1972, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, सिनेमा कर्मकार कल्याण अधिनियम 1981। इसके बाद में कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952, रोजगार विनिमय अधिनियम 1959, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक उपकर अधिनियम 1996, मातृत्व प्रसूति हितलाभ अधिनियम 1961। इन 9 अधिनियम को एक साथ करके अब सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 बना दिया गया है। एक ही कोड में सभी को एकत्रित कर दिया गया है। कितनी? 9 सामाजिक सुरक्षा कानून को एकत्र करके प्रतिस्थापित कर दिया गया है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019। अब कौन कौन से 9 कानून है मैंने आपको एक बार डिटेल में बता दिए, थोड़े से शॉर्ट में बता दिया। अब हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में मृत्यु, विकलांगता, रोजगार से संबंधित चोट पर क्षतिपूर्ति के लिए यह अधिनियम लागू किया गया था, तो इससे संबंधित आपको सुविधाएं दी गई थी। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, इसके तहत इसको मिलाया गया है। उपादान संदाय अधिनियम, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, किसी प्रतिष्ठान में कम से कम 10 कर्मचारी हो, 5 वर्ष से अधिक की सेवा की हो, सेवानिवृत्त होने पर, पदत्याग करने पर, असमर्थता या मृत्यु पर उपदान का संदाय देना होगा। मतलब कुछ ना कुछ ग्रेच्युटी के तौर पर कुछ ना कुछ धनराशि देनी होगी, तो ये बात इसमें की गई है। इसके बाद में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में 10 या उससे अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान सम्मिलित हैं इसमें, और दुर्घटना होने पर नगद लाभ, व्यापक चिकित्सा सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी, ऐसी इसमें बात की गई थी। इसके बाद में सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम 1981 और कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952, विशिष्ट कारखानों और 20 या 20 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाला प्रतिष्ठान पर लागू होता है ये, और सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में भविष्य निधि, पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ वह व्यक्ति उठा सकेगा। इसके बाद में रोजगार विनिमय अधिनियम, यहाँ पर अधिनियम होगा आप सही कर लेना, रोजगार विनिमय अधिनियम 1959 जारी किया था और उसको भी किसी में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 में मिला लिया गया। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक उपकर अधिनियम 1996, मातृत्व एवं प्रसूति हितलाभ अधिनियम 1961, तो केंद्रीय प्रसूति हितलाभ अधिनियम के अंतर्गत यह बनाया गया था। और लॉर्ड बेवरिज ने अपनी पुस्तक सोशल सिक्योरिटी में इसे एक प्रकार की आकस्मिकता बताया है। लॉर्ड बेवरिज, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद करिए, ये एक फैक्ट है इंपॉर्टेंट, इसको आप याद करिए, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको। लॉर्ड बेवरिज ने अपनी पुस्तक सोशल सिक्योरिटी में इसे एक प्रकार की आकस्मिकता बताया है और इसमें आर्थिक बाधा उत्पन्न हो सकती है, अतः सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत ये आती है, तो इसीलिए ये सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत इसको रखा गया है। और यह सबसे पहला अधिनियम कब आया था? 1929 में आया था, केंद्रीय प्रसूति अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था, और इसका पहला अधिनियम आया था 1929 के अंतर्गत आया था। अब हम इसके प्रावधान की बात करें तो प्रावधान क्या क्या है? हमने 9 अधिनियम बना लिए हैं, अब हम प्रावधान की बात करते हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता के जो 2019 है इसके प्रावधान की बात करते हैं। तो प्रावधान क्या है? नियोजन या कार्य पर प्रतिबंध धारा
4 नियोजन या कार्य पर प्रतिबंध। ये किस धारा में इसकी बात की गई है? धारा 4 में इसकी बात की गई है, नियोजन या कार्य पर प्रतिबंध। नियोजन या कार्य पर प्रतिबंध या रोक लगाना, यह सेक्शन 4 में इसकी बात की गई है। यदि महिला मातृत्व लाभ प्राप्त कर रही है तो उसे अन्य संस्थान में कार्य नहीं कर सकती, तो वह अन्य संस्थान में कार्य नहीं कर सकती है। लाभ की जब्ती धारा 18 में बात की गई है। अगर अन्य संस्थान में काम किया गया तो लाभ की जब्ती की जाएगी, लाभ जब्त कर लिया जाएगा, जो भी लाभ दिया जा रहा है वो जब्त कर लिया जाएगा सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 के अनुसार। और इसमें कुल 9 अधिनियम को मिलाया गया। 9 अधिनियम कौन कौन से? कार्यकाल क्षतिपूर्ति अधिनियम, संगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, उपदान संदाय अधिनियम 1972, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, सिनेमा कर्मकार कल्याण अधिनियम 1981, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रदान अधिनियम 1952, रोजगार विनिमय अधिनियम 1959, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक उपकार अधिनियम 1996, मातृत्व एवं प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961। ये इन सभी 9 अधिनियमों के बारे में चर्चा की गई है। अब इसके बाद में लाभ की राशि, तो यह किस धारा में बात की गई? धारा 5 क्लॉज 1 में बात की गई है। सेक्शन 5 क्लॉज 1 में बात की गई, लाभ की राशि जो मिलनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए? लाभ प्राप्त करने के दौरान 3 माह के दैनिक औसत मजदूरी दर से भुगतान किया जाना चाहिए। योग्यता की शर्तें धारा 5 क्लॉज 2 में बात की गई। लाभ की प्रकृति कैसी होगी? तो धारा 5 क्लॉज 3 और 6 एवं 7 में बात की गई, धारा 6 और 7 में बात की गई है। इसके बाद में लाभ प्राप्त करने की विधि धारा 6 में बात की गई है। अपने नियोजक का आवेदन कैसे करना चाहिए, आप कैसे नियोजक को आवेदन करना चाहिए, ये सभी बातें लाभ प्राप्त करने की विधि के बारे में धारा 6 में वर्णन किया गया है। चिकित्सा बोनस धारा 8 में बात की गई, 3500 रुपये नगद भुगतान नियोजक द्वारा दिया जाना चाहिए। विस्तृत लाभ धारा 10 में बात की गई है, बीमार पड़ने पर लाभ के दौरान 1 माह की छुट्टी बढ़ा दी जाए, ऐसी बात किसमें की गई? धारा 10 में बात की गई है। शिशु गृह की सुविधा धारा 11A में बात की गई है, जहां 50 या अधिक कर्मचारी नियोजित हों तो ऐसी वहां पर शिशु गृह की सुविधा भी दी गई है धारा 11A में। अपील धारा 17 में, इन सभी की अपील के बारे में बात की गई, तो वो किस में बात की गई? धारा 17 में। निरीक्षक द्वारा लिए गए निर्णय यदि मतलब जो निरीक्षक द्वारा निर्णय लिए गए हैं और उसमें यदि महिला असंतुष्ट हैं तो वह अपील कर सकती हैं, धारा 17 के अनुसार अपील कर सकती हैं इन सभी चीज़ों के। विस्तृत लाभ की बात, शिशु गृह की सुविधा की बात, चिकित्सा बोनस की बात, लाभ प्राप्त करने की विधि की बात, इन सभी के बारे में धारा 17 के तहत अपील कर सकती हैं। अपराध एवं दंड की भी बात की गई, तो अपराध एवं दंड क्या क्या इसमें डिसाइड किए गए हैं? नियोक्ता श्रमिक का वेतन काटकर इससे संहिता के अंतर्गत योगदान करता है, 1 से 3 साल जेल, 1 लाख रुपए जुर्माना, गलत विवरण देने पर 6 माह का कारावास यानी 6 माह की जेल भी हो सकती है अगर गलत विवरण दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की बात करें, अब हम और ज्यादा करेंट अपडेट में आ गए, तो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद कर लीजिए। कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2019 का संशोधन हुआ और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्रतिष्ठान को अधिसूचित कर सकती है, किसी भी प्रतिष्ठान को अधिसूचित कर सकती है। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2019 के तहत किसी भी प्रतिष्ठान यानी किसी भी फैक्ट्री को अधिसूचित कर सकती है, सूचना प्रदान कर सकती है, और यह 2019 का ही संशोधन है। और इसमें सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रतिष्ठान के आकार, कर्मियों की संख्या एवं वेतन के आधार पर किया जाएगा। प्रावधान की बात की जाए तो प्रावधान क्या क्या है? तो प्रावधान 2000 जो सामाजिक सुरक्षा निधि का गठन असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए किया जाएगा। अब 2019 में गीग व प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के लिए भी था, लेकिन यहाँ पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी कर दिया गया, यहाँ पर तीनों के लिए कर दिया गया। 2019 में क्या था? 2020 में तीनों के लिए कर दिया गया, 2019 में केवल गीग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के लिए ही था। गीग कर्मचारी और प्लेटफॉर्म कर्मचारी जो ऑनलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रुपए कमाते हैं। गीग कर्मचारी कौन होते हैं? जिनका नियोक्ता और कर्मचारी से आपस में संबंध होता है, वे गीग कर्मचारी होते हैं। चलिए प्रावधान देखते हैं, नंबर 2 प्रावधान देखते हैं क्या है। नंबर 2 है गीग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के लिए पंजीकरण का प्रावधान कर दिया गया। और राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड 2019 में केंद्रीय व राज्य स्तर के विभिन्न बोर्ड बनाए गए थे और राज्य सुरक्षा अब एक ही कर दिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड। इसका गठन गीग व प्लेटफॉर्म मजदूरों के लिए कल्याण संबंधी कार्य करेगा और संबंधित योजनाओं की सिफारिश करेगा। और 2019 में केंद्रीय व राज्य स्तर के विभिन्न बोर्ड बनाए गए थे, लेकिन अब यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड ही बना दिया गया एक सिंगल। इसके बाद में उपदान संदाय 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दी गई। पहले कितनी थी? 5 वर्ष थी उपदान संदाय, अब 3 वर्ष कर दी गई। मतलब क्या है? अब पहले आपको 5 वर्ष काम करना होगा तभी आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, लेकिन अब आपको केवल 3 वर्ष ही काम करना होगा तब आपको ग्रेच्युटी मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि जो उपदान संदाय अधिनियम है, इसमें किसी प्रतिष्ठान में कम से कम कितने कर्मचारी होने चाहिए? तो कम से कम 10 कर्मचारी होने चाहिए। ये भी बात आपको याद रखनी होगी।
इसके बाद में कर्मचारी राज्य बीमा संबंधी विवाद होने पर पीड़ित पार्टी आवेदन दे सकता है, परंतु 2020 की संहिता में ऐसे प्रावधानों को हटा दिया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सदस्यों की संख्या 5 से 10 कर दिया गया है। कितनी कर दी? 5 से 10 संख्या कर दी गई है। इसके बाद में अपराध की स्थिति में कारावास 1 वर्ष से घटाकर 6 माह किया गया और राज्य सुरक्षा बोर्ड के श्रमिक सदस्यों की संख्या 7 से 10 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 7 से 10 कर दी गई। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए आप। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपदा, महामारी, स्थानिक की स्थिति में केंद्र सरकार भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा में नियोक्ता व कर्मचारियों के योगदान की 3 महीने तक के लिए घटा सकते हैं, तो ऐसी बात की गई है। मातृत्व लाभ अधिनियम 2017, यह मातृत्व लाभ 1961 का संशोधन है। प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 में धारा 3 में खंड बी में निम्नलिखित खंड डाला गया है और इसमें क्या बात की गई है? जब एक जैविक मां, बायोलॉजिकल मदर, जो अपने अंडे का उपयोग किसी अन्य महिला के भ्रूण को बनाने और प्रत्यारोपित के लिए करती है, तो उसके लिए इसमें बात की गई है। एक इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ये आप याद कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, उनके बारे में देख लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं? तो सबसे पहले राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP एक केंद्र प्रायोजित सामाजिक पेंशन योजना है। इसके अंतर्गत 5 उप योजनाएं शामिल हैं। कौन कौन सी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिसे हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना इग्नू एप्स कहते हैं। यह पेंशन 60 प्लस भारतीयों, मतलब 60 प्लस एज के जो भी भारतीय लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनको दी जाती है। 60 से 79 वर्ष को, मतलब इतने वर्ष के लोगों को मासिक पेंशन 300 रुपये और 80 प्लस से लोगों को कितनी दी जाती है? 500 रुपये दी जाती है। जो भी व्यक्ति 80 प्लस हो जाते हैं तो उनको कितनी पेंशन दी जाती है? 500 रुपये दी जाती है। और जो 60 से लेकर 79 के बीच में रहते हैं उनको 300 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। और DPSP में किसके अनुसार आता है? अनुच्छेद 41 और 42 के अनुसार आता है। 41 और 42 के अनुसार आता है। 41 में किसकी बात की गई है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, तो ये सरकारी सहायता ही दी जाती है, ये दशा है एक प्रकार की। और इसके बाद 42 में जो मनोचित दशा में सरकारी सहायता भी दी जाती है, तो इस प्रकार से सरकारी सहायताएं दी जाती हैं। ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसके बाद में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। शुरुआत कब हुई? 2009 में शुरुआत हुई। लाभार्थी 40 से 79 वर्ष विधवा महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें 300 रुपये पर मंथ दिया जाता है। इसके बाद में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। इसके अंतर्गत जो 18 प्लस हैं उनको 300 रुपये महीना और 80 प्लस हैं उनको 500 रुपये महीना, गरीबी रेखा से जो नीचे हैं इनको ये रुपए दिए जाते हैं। 18 प्लस हैं जिनको कितना? 300 रुपये पर मंथ दिया जाता है और 80 प्लस हैं उनको 500 रुपये पर मंथ दिया जाता है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना NFBS, यह ऐसे व्यक्ति जो 18 से 64 का हो और परिवार का भरण पोषण करता हो और मृत्यु हो जाए तो 20,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, ऐसे में यह योजना दी जाती है। अन्नपूर्णा योजना, यह 1999 में 10 किलो चावल या गेहूं इसमें दिए जाते हैं। 10 किलो चावल या गेहूं दिए जाते हैं। तो भारत में सामाजिक सुरक्षा योजना है जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP एक केंद्र प्रायोजित सामाजिक पेंशन योजना है। इसके अंतर्गत कितनी? 5 उप योजनाएं शामिल थी। 5 उप योजनाएं कौन कौन सी? नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर बात करें तो नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। नंबर 2 पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। नंबर 3 पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। नंबर 4 पर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और नंबर 5 पर अन्नपूर्णा योजना। ये 5 योजनाएं शामिल की गई हैं। अब हम कुछ अन्य योजनाओं के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय मातृत्व योजना, राष्ट्रीय मातृत्व योजना 19 प्लस से, जो 19 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोग हैं तो उनको गरीबी रेखा से नीचे हैं जो, तो 2 जीवित बच्चे 6,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है। तो 2 जीवित बच्चे हों और 6,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय पेंशन योजना की बात करें तो जनवरी 2004 में यह योजना चालू की गई। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना लागू की गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना। इसके बाद में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है। 1999 में इसकी शुरुआत की गई। किसानों को बीमा कवर देती है और चाहे उनका जोत कितना ही हो, 50 जोत मतलब चाहे उनका खेत, वो कितना भी खेत में खेती करते हो, कितनी भी खेती जोतते हो, उनकी कितनी भी हो, उनको 50% की राशि के अनुदान के रूप में प्रावधान दिया गया है। 50% का अनुदान दिया जाएगा। 50% राशि के अनुदान का प्रावधान दिया जाएगा। मान लीजिए वो कितना भी रुपए खर्च करते हैं तो उनका 50% राशि का अनुदान दिया जाएगा, सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी। इसके बाद में कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, जुलाई 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें 18 से 60 वर्ष के खेतिहर मजदूरों को
सामाजिक सुरक्षा लाभ देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है और यह दुर्घटना बीमा, मुद्रा वापसी और सेवानिवृत्ति प्रदान करती है। इसके बाद में शिक्षा सहयोग योजना की बात करें तो शिक्षा सहयोग योजना में गरीबी रेखा से नीचे 9 से 12 तक पढ़ाई करने वाले छात्रों को 100 रुपये पर महीना शैक्षिक भत्ता मिलेगा, ऐसी बात की गई शिक्षा सहयोग योजना की। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 में इसकी शुरुआत हुई और इसमें कुछ पूर्ववर्ती कार्यक्रम शामिल किए गए। सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देना, स्वयं सहायता समूह बनाने में मदद करना। तो सबसे पहले जो 5 उपयोजनाएं थी वो कौन कौन सी थी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, अन्नपूर्णा योजना, ये 5 योजना उपयोजनाएं थी। और इसके बाद में कुछ योजनाएं राष्ट्रीय मातृत्व योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, शिक्षा सहयोग योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना जो 1 अप्रैल 1999 में चालू की गई थी। इसके बाद में हम बात करते हैं जननी सुरक्षा योजना की। तो जननी सुरक्षा योजना कब लागू की गई? 2005 में जननी सुरक्षा योजना लागू की गई। गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव नवजात मृत्यु दर कम करने के लिए यह जननी सुरक्षा योजना लागू की गई थी। मृत्यु दर कम करने के लिए, नवजात शिशु की मृत्यु दर कम करने के लिए यह जननी सुरक्षा योजना 2005 लागू की गई थी और इसमें नगद सहायता मतलब कुछ रुपए की नगद सहायता दी जाती है। अब हम कुछ ऐसी योजनाओं की बात करते हैं जो अभी हाल ही में लॉन्च की गई हैं, जैसे आम आदमी बीमा योजना। तो आम आदमी बीमा योजना भारतीय जीवन बीमा के माध्यम से प्रशासित है और यह 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग को मृत्यु और विकलांगता कवर करता है। किसकी क्या कवर करता है कि 18 से 59 वर्ष के जो भी आयु हैं, तो यहाँ के बीच में अगर आपकी मृत्यु हो रही है तो प्राकृतिक मृत्यु के लिए 30,000 रुपये, दुर्घटना के लिए 75,000 रुपये और आंशिक स्थायी मृत्यु के लिए 37,500 रुपये आपको, आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए 37,500 और स्थायी विकलांगता के लिए 75,000 रुपये का ये एक सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें आपको वार्षिक प्रीमियम मात्र 200 रुपये देना होगा और इसमें 50% LIC और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सेदारी रहेगी। जो भी आपको लाभ मिलेगा इसमें 50% LIC का और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी रहेगी। इसमें आपको क्या याद करना होगा? इसमें आपको सिर्फ इतना याद करना होगा, आम आदमी बीमा योजना यह किसके किसके लिए है? 18 से 59 वर्ष की आयु को मृत्यु और विकलांगता कवर देता है और साथ ही साथ में इसमें अगर आपकी प्राकृतिक मृत्यु किसी व्यक्ति की हो रही है तो उसको 30,000 रुपये और दुर्घटना से मृत्यु हो रही तो 75,000 रुपये, आंशिक स्थायी विकलांगता है तो उसको 37,500 और स्थायी विकलांगता है उसको 75,000 रुपये। और इसमें आपको कितने रुपए देने होंगे? वार्षिक प्रीमियम के तौर पर 200 रुपये देने होंगे, जिसमें 50% LIC के पास जाएगा और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और उसी हिसाब से ये लोग लाभ प्रदान कराएंगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पेंशन योजना आती है, अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना कब चालू की गई थी? 9 अगस्त 2015 को। 9 अगस्त 2015 को अटल पेंशन योजना चालू की गई। कब चालू की गई? 9 अगस्त 2015 को। इसको आप नोट करिए, 9 अगस्त 2015 को अटल पेंशन योजना चालू की गई। केंद्र द्वारा प्रायोजित है। यह 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति इसमें जुड़ सकते हैं। लाभार्थी को 60 प्लस होने पर पेंशन प्राप्ति की जाएगी। 18 से 40 वर्ष तक की आप रुपए जमा करिए, इसके बाद में जब आप 60 प्लस हो जाएंगे तो आपको पेंशन मिलेगी और लाभार्थी के मर जाने पर पेंशन की धनराशि उसके नामित को मिलेगी। अब नामिती कौन होता है? यानी मतलब जो नॉमिनी आपका बनेगा। नॉमिनी आप जैसे आप अपने बेटे को बना सकते हैं, अपने भाई बहन माँ बाप किसी भी रिलेटिव्स को बना सकते हैं, तो उसको लाभ मिल जाएगा जब आपके अगर मतलब किसी कारणवश से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो अटल पेंशन योजना में इन्वेस्टमेंट कर रहा था। अगली योजना है जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष की आयु कवर करती है और इसका वार्षिक प्रीमियम कितना है? वार्षिक प्रीमियम है इसका 436 रुपये और इससे पहले इसका वार्षिक प्रीमियम कितना था? 330 रुपये है, लेकिन करेंट टाइम में कितना? 436 रुपये। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये खाते में डेबिट नामित व्यक्ति होगा उसको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। 1 जून से 31 मई तक 1 वर्ष की समयावधि के लिए नवीनीकरण भी इसमें योजना में करना होगा। और यह योजना कब चालू की गई थी? तो यह योजना चालू की गई थी 2 मई 2015 को। 2 मई 2015 को यह योजना चालू की गई थी। 2 मई 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो 18 से 70 वर्ष की आयु के लिए यह योजना है और यह योजना कब चालू की गई थी? तो यह योजना 8 मई 2015 को चालू की गई थी। 8 मई 2015 को चालू की गई थी यह योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2 मई 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ठीक 6 दिन बाद 8 मई 2015। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2018। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2019। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2019। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015।
ईपीएफ पेंशन 1995, राष्ट्रीय बायोश्री योजना 2017। तो ऐसी सभी योजनाएं आपको याद करनी होगी, एकदम माइंड में आप एकदम बैठा लीजिए, आप बिल्कुल रट लीजिए कि कौन सी योजना कब, जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संबंधित है वो सभी आप रट लीजिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2018, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2019, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2019, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015, ईपीएफ पेंशन 1995, राष्ट्रीय बायोश्री योजना 2017। तो ये सभी आपको याद करनी होगी। चलिए आगे देखते हैं, अगली कौन सी है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2018, लघु या सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर 4.9 एकड़ से कम भूमि है तो वह इसके पात्र होंगे और 6,000 रुपये प्रति साल इसमें दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब जो हमारी ऊपर वाली योजना कौन सी दी गई है, तो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें 18 से 70 वर्ष आयु जिनका खाता 20 रुपये एनुअल इसमें आपको जमा होगा और इसके बाद मृत्यु पर आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2018 में चालू की गई। अब इसके बाद प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब चालू की गई, 2019 में, इसको भी नोट करिए, 2019 में चालू की गई। लघु या सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से 40 वर्ष, 55 से 200 रुपये मासिक प्रीमियम बैंक में जमा करना होगा। 60 वर्ष की आयु पर आपको 300 रुपये मासिक 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। और यह किसके द्वारा चालू की गई, LIC के द्वारा यह दिया जाएगा, LIC के द्वारा लागू किया जाएगा, चालू किया जाएगा, सॉरी मतलब ऐसा LIC के द्वारा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, यह प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना कब चालू की गई, 2019 में यह भी लागू की गई। कब लागू की गई, 9 अगस्त 2019 में। इसमें भी आपको 3,000 रुपये माह न्यूनतम पेंशन दी जाएगी और इसके अंतर्गत सभी दुकानदार, जितने भी दुकानदार हैं, खुदरा व्यापारी हैं, स्वनियोजित व्यक्ति हैं, 60 वर्ष की आयु पार करने पर 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी भविष्य निधि का लाभार्थी जो नहीं हो वो ये इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, गैर कारपोरेट, गैर कृषि, लघु और सुगम उद्यम को 10 लाख का ऋण प्रदान करना इसकी योजना का प्रमुख है। शिशु को कितना है, 50,000 रुपये, किशोर को 50,000 से 5 लाख रुपए, तरुण को 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। यह योजना कब लागू की गई, 8 अप्रैल 2015 को यह योजना लागू की गई। कब की गई, 8 अप्रैल 2015 को यह योजना लागू की गई। इसको भी आपको याद करना होगा। इसके बाद में ईपीएफ पेंशन, संगठित क्षेत्र में काम करने वालों को कम से कम 10 वर्षों का काम किया है तो उसके तहत ईपीएफ पेंशन योजना लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय बायोश्री योजना, तो इसके व्यय की पूर्ति वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि, प्रत्येक जिले में 30% महिलाएं होगी। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम इस योजना को कार्यान्वित करेगा। इसके बाद में प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत 2018 में इसकी शुरुआत की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा अनुशंसा की गई। 3 स्तर पर इलाज होगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। 5 लाख ईयरली फैमिली को दिया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना, इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी किया गया। कब, 2016 में जारी किया गया। दिव्यांग जनों को समान अवसर और समानता की इसमें बात की गई है। इसके बाद में स्माइल योजना की बात कर लें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्माइल योजना सपोर्ट फॉर, किसके लिए, सपोर्ट फॉर जो मैग्नाइज्ड एंड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज, जो देखिए बहुत ज़्यादा तेज मतलब हेल्थ इश्यू की वजह से अभी बीच में क्लास भी आपको नहीं मिल पाई थी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, गले में इन्फेक्शन हो रखा था तो इस वजह से क्लास नहीं मिल पाई। जैसे तैसे कुछ आयुर्वेदिक इलाज करके घर के नुस्खे अपनाकर कुछ ठीक कर पाया तो मैंने आपको क्लास देने का प्रयास किया, प्रयत्न किया। हो सकता है थोड़ी आवाज़ में दिक्कत हो रही होगी लेकिन आप समझने का प्रयास करिए प्लीज़, क्योंकि दिक्कत होने की वजह से आपको बीच में भी क्लास नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी आपका एग्जाम आने वाला है, इसी वजह से हम आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं आपका सिलेबस जल्दी से जल्द पूरा कर दिया जाए। कल या परसों के तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। जितना भी मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको 70% सिलेबस आपको इसी एकमात्र चैनल और एक ही प्लेलिस्ट में आपको पूरा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 15 से 16 वीडियो में आपको 70% गारंटी से 70% सिलेबस प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
तो इस्माइल का फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस का फुल फॉर्म रहेगा भीख मांगने वालों के लिए, और सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय ने आरंभ किया इसे, और ट्रांसजेंडरों के लिए पुनर्वास के लिए भी यह आरंभ किया गया। तो यहाँ से किसको याद रखना होगा कि जो भी ट्रांसजेंडर हैं और जो भी भिखारी लोग हैं, बेगर लोग हैं, तो इनके लिए यह स्माइल योजना लागू की गई है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में चर्चा करें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में मिड डे मील शामिल हो जाता है। इसमें क्या होता है कि 5 किलो पर पर्सन के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से 50% जो अर्बन एरिया में रह रहे हैं और 75% जो रूरल एरिया में रह रहे हैं उसको कवर करेगा कि 5% आपको खाना दिया जाएगा, 5 किलो आपको खाना दिया जाएगा, खाने के तौर पर कुछ ना कुछ दिया जाएगा। और इसके हेड ऑफ हाउस लेडी रहेंगी वो कितनी है? 18+ होनी चाहिए हेड ऑफ हाउस लेडी। इसके बाद में वन नेशन वन प्रोडक्ट वन राशन कार्ड स्कीम, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, अब तो वन नेशन वन प्रोडक्ट भी हो गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सी योजनाएं चालू हो गई। जैसे डिस्ट्रिक्ट के तौर पर आपको नहीं याद रखनी है, वन नेशन वन प्रोडक्ट वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को, ये इंपॉर्टेंट याद रखना होगा। कब लॉन्च की गई? 9 अगस्त 2019 में। इसमें पहले 4 राज्य शामिल किए गए, शुरू की गई, पहले 4 राज्यों में ही केवल शुरू की गई थी। इसके बाद में अब पूरे भारत में शामिल है, लेकिन जो सबसे लास्ट में आया आप कह सकते हैं सबसे नवीनतम कौन सा है? असम राज्य है। जून 2022 में असम राज्य में पूरी तरीके से होकर अब यह पूरे भारत में लागू हो गई है वन नेशन वन राशन कार्ड। आप अपने राशन कार्ड से पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी राशन अपना ले सकते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड। और यह सिस्टम सभी किसके लिए है? जो NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 आया था, तो उसके तहत जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं, जितने भी लोगों का राशन कार्ड बना है, उन सभी लोगों के लिए यह सुविधा उपलब्ध है और वह सभी राज्यों में जाकर, भारत के किसी भी राज्य में जाकर अपना राशन का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें अंबेडकर इनोवेशन एंड इनकम्बेशन मिशन, जो असीम के बारे में बात करें तो यह 2020 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2020 में, अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मतलब क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसे आरंभ किया गया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसे लागू किया गया था। और ये जो शेड्यूल कास्ट के जितने भी व्यक्ति हैं, इनके उद्योगों में बढ़ावा देने के लिए फंड दिया जाएगा। और फंड कितना दिया जाएगा? 500 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। और इसमें 117 कंपनियों की स्वीकृति भी शामिल कर दी गई। इसके बाद में PM स्वनिधि योजना के बारे में चर्चा करें तो यह 1 जून 2020 में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1 जून 2020 में। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गृह मंत्रालय के द्वारा। गृह मंत्रालय के द्वारा, इतना ही समझ लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा यह लॉन्च की गई थी 1 जून 2020 के। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है रेहड़ी पटरी वालों को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराना। और जो लोग 24 मार्च 2020 तक वीडिंग कर रहे हैं, उनके लाभ ये उठा सकते हैं, वो लाभ इसमें उठा सकते हैं। और 10,000 लोग एक साल में भर सकते हैं फॉर्म। कितने लोग भर सकते हैं? एक साल में 10,000 लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में स्वनिधि और श्रम समृद्धि, इन योजनाओं के बारे में चर्चा करें तो इनमें दोनों में फ़र्क क्या है? तो स्वनिधि और समृद्धि क्या है? एक ये एडिशनल प्रोग्राम है जो PM स्वनिधि के अंतर्गत आता है। लॉन्च कब किया गया? 4 जनवरी 2021 को इसको लॉन्च किया गया। कब किया गया? 4 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया। और 125 सिटी में फेज 1 में लॉन्च किया गया। और अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख स्ट्रीट में है, जो 35 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको ये लाभ, उनकी फैमिली और उनके द्वारा लाभ उठाया गया इनका। 35 लाख स्ट्रीट वेंडर्स, जो आपने देखा वो फूड, जो स्ट्रीट फूड वगैरह जो लगाते हैं, उनके द्वारा ये लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020 से 22, इसकी बात करें तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, यह इसका क्या करती है? इंपाइल करती है, इम्प्लीमेंटेशन करती है, इम्प्लीमेंटिंग करती है, इसका मतलब इसको लागू करती है। और साथ ही साथ में इसमें इसका पार्टनर फॉर द प्रोग्राम, मतलब एक पार्टनर है प्रोग्राम के लिए। और यह किसके द्वारा लागू किया गया है? वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी, सॉरी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ब्लंडर से एकदम मिस्टेक हो गए, माइंड वर्क नहीं कर रहा ना, इस वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो इसको हम स्टार्टिंग से देखते हैं। ये जो मैंने पहले बताया इसको आप भूल जाइए, जो मैंने पहले बताया इसको भूल जाइए। बस आपको क्या याद रखना होगा?
जो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया जाता है। और इसमें पार्टनर प्रोग्राम कौन देता है? तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसमें पार्टनर प्रोग्राम देता है। इसके बाद में संतोष पोर्टल की बात करें तो संतोष पोर्टल में देखिए क्या है, संतोष पोर्टल में लेबर्स लॉ पर निगरानी करने के लिए शिकायत भी इसी पर कर सकते हैं, और यह 2020 में लागू किया गया था। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये बहुत ही अच्छा है। पोक्सो एक्ट, पोक्सो एक्ट के बारे में आपने सुना होगा। पोक्सो एक्ट है, यह बहुत ही खतरनाक एक्ट है एक तरीके से, तो इसके बारे में आप जान लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है पोक्सो एक्ट। तो पोक्सो एक्ट क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। पोक्सो की धारा 23 के अनुसार, धारा 23 के अनुसार यौन अपराध के शिकार की पहचान का प्रकटीकरण करना निषेध है। मतलब क्या है कि यौन अपराध अगर किसी के साथ किया गया है तो उसका प्रकटीकरण करना निषेध है। और यह धारा 23 में किसके बारे में बात की? आरपीसी की धारा 155 क्लॉज 2 में लागू नहीं होगा। जांच के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश चाहिए। जांच के लिए किसका आदेश चाहिए? मजिस्ट्रेट का आदेश चाहिए। अगर आप किसी भी नाबालिग महिला का मतलब कोई भी नाबालिग महिला का रेप हो रहा, अगर वो पोक्सो एक्ट लगाकर आप पर केस करती, किसी पर भी केस करती है, तो उसके लिए उसको मतलब जांच के लिए नहीं जाना होगा, उसका प्रकटीकरण करना जरूरी है। प्रकटीकरण करना निषेध घोषित कर दिया गया इस एक्ट के तहत। और साथ ही साथ में यह लागू नहीं किया जाएगा, और लेकिन अगर किया जाएगा वो कब? जब मजिस्ट्रेट का आदेश होगा तभी उसका मतलब मेडिकल किया जाएगा। इसके बाद उसके अलावा मेडिकल नहीं किया जाएगा। अगर हम पोक्सो एक्ट 2012 में बात करें तो दोष सिद्धि की प्रक्रिया में 1 साल में पूरी की जानी चाहिए। दोष सिद्धि की जो प्रक्रिया है वो कितने समय में पूरी की जानी चाहिए? 1 साल में पूरी कर लेनी चाहिए दोष सिद्धि की प्रक्रिया। और इसके बाद में अगर कोई भी प्रेगनेंसी हो रही है तो 20 से 24 वीक तक, 24 वीक्स तक 7 डिफरेंट कैटेगरीज में आपको ये प्रेगनेंसी के बारे में मतलब कोई भी टर्मिनेशन देना चाहिए। इसके बाद में 3 दिन के अंदर ही गर्भपात का प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए या अस्वीकार किया जाना चाहिए। कितने दिन के अंदर? 3 दिन के अंतर्गत ही, 3 दिन में ही आपको गर्भपात, जो भी आप गर्भपात है इसका 3 दिन के अंतर्गत ही प्रस्ताव को स्वीकार होना चाहिए या अस्वीकार होना चाहिए। अगर बात की जाए ग्लोबल जेंडर ग्रुप इंडेक्स की बात की जाए 2022 में, तो 146 कंट्री में 135 भारत की रैंक है, 135 भारत की रैंक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बहुत ही अलग से रखे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है, तो इसको आप जरूर देख लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए क्या है। लॉर्ड बेवरिज ने अपनी पुस्तक सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत 6 आकस्मिकताओं को, जैसे बीमारी, मातृत्व, दुर्घटना, मृत्यु, बेरोजगारी एवं वृद्धावस्था का उल्लेख किया है। कितनी आकस्मिकताओं का उल्लेख किया है? 6 का उल्लेख किया गया है। 6 का कौन कौन सी? बीमारी, मातृत्व, दुर्घटना, मृत्यु, बेरोजगारी और वृद्धावस्था। ये 6 योजनाओं का मतलब 6 के बारे में बात की गई है। इसके बाद में आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1952 में सोशल सिक्योरिटी मिनिमम स्टैंडर्ड कन्वेंशन के लिए, जो कन्वेंशन नंबर 102 हुआ था, उसमें पारित किया गया, सोशल सिक्योरिटी पारित किया गया, मिनिमम स्टैंडर्ड सोशल सिक्योरिटी पारित किया गया था कन्वेंशन नंबर 102 में। 15 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रभावी हुआ। 15 अगस्त 1995 में कौन सा कार्यक्रम प्रभावी हुआ? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रभावी हुआ। और नाविक भविष्य निधि असम के बागान श्रमिकों के लिए बंधुआ श्रमिक तथा अधिनियम 1976 लागू किया गया। नरेगा 2 फरवरी 2006 में से प्रभावी हुआ, एक्ट 2005 के अंतर्गत आता है। पहला केंद्रीय अधिनियम खान प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1941 में लागू की गई थी। और पहला दास अधिनियम कब लागू किया गया था? 1843 में पारित किया गया था। पहला आधुनिक कदम कार्यक्रम कब, क्षतिपूर्ति अधिनियम कब लाया गया था? 1923 में। 2014 में दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम लागू किया गया था। कौन सा? श्रमेव जयते, यहाँ पर श्रमेव होगा, श्रमेव जयते कार्यक्रम लागू किया गया था। तो सोशल सिक्योरिटी के इस पूरे टॉपिक में मैंने जो भी आज डिस्कस किया है, बस एग्जाम में यहीं से आने वाला है, तो आप पूरा देखिए इसको। और अगर आपने ये वीडियो पूरा अंत तक देख लिया है तो एक छोटी सी दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं सभी के साथ अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा रहने वाला है अकाउंटिंग का और लेबर लॉ का। इसमें हम पूरे कंप्लीट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में
अगर आपकी ख्वाहिश है कि आपको स्टैटिक्स का भी वीडियो चाहिए, सांख्यिकी का भी वीडियो चाहिए, तो आप जल्द से जल्द आइए, कमेंट करिए, कमेंट में आप बताइए कि आपको किसकी ज़रूरत है, आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एग्जाम से पहले सारी चीज़ें कवर कर दी जाएंगी। तो आज का वीडियो हमारा सोशल सिक्योरिटी का कैसा रहा, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में कोई भी जानकारी आपको समझ में नहीं आई है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। 7905407400 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।